नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरण में होंगे। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। दोनों चरणों में राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कई अहम बदलाव किए। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है। नामांकन दाखिल करने की तिथि के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची अंतिम होगी। जाहिर सी बात है, बिहार के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं, इसलिए मुद्दा आपका में बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे। इसके राजनीतिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे और चुनाव आयोग ने किस तरह से तैयारी की है बिहार में पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव हो, उसके लिए इस पर भी चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्कू जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे चुनाव विश्लेषक देवेंद्र शुक्ला जी से। देवेंद्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन उससे पहले सुनते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने आज क्या कहा। जैसा कि आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन लगभग 818। वुमेन मैनेज्ड 1044 और मॉडल पुलिस स्टेशन लगभग 1350। तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। जाहिर सी बात है, बिहार विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पे राजनीतिक इसके पहलू हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग की दृष्टि से बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। देवेंद्र शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव है, चुनाव आयोग की दृष्टि से, देश के लोकतंत्र की दृष्टि से, मतदाताओं की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, एक तो अभी मनोज जी, जैसा कि आपने अपनी सबसे पहले एक रिपोर्ट में बताया कि मतदाता सूचिका जो है वो सघन पुनरीक्षण हुआ है, SIR। तो SIR को लेके SIR बहुत ज़्यादा इधर बीते दिनों में चर्चा का कारण भी रहा है, क्योंकि बिहार वो पहला स्टेट है जहां पे इस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है और इसके बाद अन्य राज्यों में भी इसी तरीके का पुनरीक्षण जो कार्यक्रम है वो चलाएगी। ऐसा नहीं होता था कि इलेक्शन कमीशन जो है ये पहली बार किसी स्टेट में करने जा रहा है। इसमें फर्क बस इतना है कि इसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी संख्या में BLOs को लगाया गया है कि वो घर घर जाके जो भी एक्चुअल वोटर्स हैं, वो किसी कारण से अगर शिफ्ट हुए हैं, नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है या उनके पते बदल गए हैं, तो इसको किया जाए। देखिए, चुनाव आयोग का जो सबसे पहला प्रयास होता है किसी भी चुनाव को लेके, वो ये है कि मतदाताओं की सहभागिता को या मतदाताओं का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए चुनाव में। तो जैसे आप पिछला विधानसभा चुनाव देखें, अगर पिछले बिहार के 3 विधानसभा चुनाव को देखें तो 2015, 20 और उसके पहले 2010 जी, ये तीनों ही जो विधानसभा के जो चुनाव हैं वो 55% से लेकर 60% के बीच में रहे हैं।
अगर आप बिहार के जस्ट बगल का स्टेट झारखंड लें और उसके और पास का स्टेट बंगाल लें, और क्या कहते हैं आप अगर एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश का लो, तो ये तीनों ही स्टेट ऐसे हैं कि बंगाल में तो मतदान का प्रतिशत जो है वो लगभग 85 से 90% के आसपास रहता है, झारखंड में लगभग वो 65% के आसपास है, और यूपी भी जो कि बिहार से साइज में भी बड़ा है और नंबर्स ऑफ सीट में भी लगभग दुगना है, उसमें भी जो मतदान का प्रतिशत है वो 60% को क्रॉस कर चुका है पिछले विधानसभा चुनाव में। तो इस बार एक तो जो ये रिवीजन एक्सरसाइज हुई है ये चर्चाओं में रही है, मैं विवाद शब्द का यूज नहीं करूंगा, चर्चाओं में रही है, तो उस पर हमें भी ये देखना चाहिए कि किन किन कारणों से ऐसा हुआ। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसका स्केल सिर्फ बढ़ाया गया है, बाकी ये एक्सरसाइज पहले भी होती रही है। जी, जाहिर सी बात है देवेंद्र जी, एसआईआर को लेकर काफी चर्चा रही है चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर तमाम तरह के किंतु परंतु जैसे सवाल भी आए। अक्कू जी, इस मुद्दे को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा क्योंकि मतदाताओं की भागीदारी का मुद्दा है, पारदर्शी साफ सुथरी शुद्धिकरण की हुई मतदाता सूची का मुद्दा है। 69.29 लाख वोटर के नाम काटे गए हैं, सिर्फ नाम काटे नहीं गए बल्कि 21 लाख से अधिक नाम जोड़े भी गए हैं। एसआईआर के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, तय बात है कि एसआईआर के मुद्दे को जिस तरीके से उठाया गया है वो एक बड़े असर की कोशिश में उठाया गया था। हमको हाल ही के जब चुनाव को हम देखने की कोशिश करेंगे तो 2024 के चुनाव में जिस तरीके से संविधान खतरे में है का जो मुद्दा उठाया गया और उसको एकाध राज्यों में बड़ी सफलता भी मिली, उत्तर प्रदेश उसमें शामिल था, और जिसकी वजह से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को सीटें भी बढ़ी थी। कांग्रेस का भी वहां एक तरीके से रिवाइवल हुआ था, वो वहां तो सफल हो गए, लेकिन उनकी मंशा भी यही रही है कि ये चुनाव का मुद्दा ही ऐसे भी उठाया जाए और वोट चोर और ये कहा जाए कि साहब इस तरीके से सीटें काटी जा रही हैं, इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो वोटर लिस्ट है उसको अपने हिसाब से किया जाए, जबकि ऐसा था नहीं। वोटर लिस्ट में बहुत साफ था कि शुरुआत के दौर में जब आधार नहीं जोड़ा गया था तो ये था क्योंकि आधार बनने के बहुत सारे अब कारण हो गए हैं और बहुत आसानी से आधार बन जाने लग गया था, तो उसमें उन्होंने अपने संशोधन किए, नियम किए। अब वो जोड़ भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी, लेकिन अभी भी ये है कि अगर कहीं संदेह हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं, दूसरी और चीजों को ले सकते हैं। तो ये मुद्दा बहुत बड़े लेवल पे उठाया गया और ये बताया गया अरे ये तो तबाही होने जा रही, तराई होने जा रही। लेकिन जो आंकड़े आपने बताए हैं उससे क्या साबित होता है? उससे ये साबित होता है कि वहां पर जो फर्जी मामले थे वो ज्यादा रद्द किए गए, लेकिन बढ़े भी कोई कम नहीं है, 30, 32, 33% बढ़े हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 65 लाख वोट काट दिए गए, फिर रिवीजन के लिए कितने लोगों ने भरे हैं? जो परेशान हैरान होना चाहिए ना उन लोगों को जिनके वोट काटे गए, उनको जिनकी पर्ची लिस्ट में नाम नहीं है उनको हैरान परेशान होना चाहिए। पता लगता है बाद के दौर में वो सिर्फ 16,000 थे। तो इससे ये साबित होता है 16,000 अगर आप 14 करोड़ की जनसंख्या वाले जगह में जितनी बड़े स्तर पर अगर काम हो रहा है जिसमें काफी लोगों के विस्थापित हो जाते हैं, बहुत सारे राज्यों से होते हैं, बिहार उसमें सबसे अग्रणी, इसमें कोई हो रहा नहीं, और कुछ लोग मृत्यु को हो जाते हैं, कुछ और कारण से इधर उधर बच जाते हैं, तो उनके नाम कटने ही कटने थे। उसको इस तरीके से मुद्दा उठाया गया कि ये बड़ा गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि था घुसपैठियों की असली खेल था घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल से आने के बाद में जो इधर फंस गए थे और एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए बसाए गए थे, उस पर जब चोट ज्यादा बड़ी पहुंची तो ये बड़ा मुद्दा बनाया गया। और मुझे नहीं लगता आज की तारीख में कि ये मुद्दा उतना बड़ा हो पाया, बल्कि मुझे तो ये लगता है कहीं ऐसा ना हो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, और काउंटर प्रोडक्टिव खास तौर से उस लिहाज से हो जाए जब वोट कंसोलिडेशन का पूरा सब जगह खेल चल रहा हो। हमारा वोट हमारा है, आपका वोट आपका है, तो वो वोट कंसोलिडेशन की राजनीति में
मुझे लगता है कि ये मुद्दा उतने आगे तक नहीं जा पाए। जी अक्कू जी देवेंद्र जी, अगर बात की जाए एसआईआर की, मैं बात करूं तो मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में क्यों होने चाहिए? लाखों मतदाता ऐसे नाम हटाए गए जो इस संसार में अब नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए मनोज जी, मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार उन गिने चुने स्टेट्स में है पूरे देश में जिनका मतदान प्रतिशत अभी भी 60 के नीचे है। उसका कारण यही है कि अगर मैं मतदाता सूची में मेरा नाम एग्जिस्ट कर रहा है और मैं जिंदा हूं, विस्थापित हूं कहीं पे, तो अंतिम दिन होगा क्या कि अगर मैं वोट देने नहीं जाऊंगा तो कुल वोटरों में मेरा नाम, मतलब कुल इलेक्टोरेट जो उसकी संख्या है उसमें मेरा नाम काउंट होगा, लेकिन मैं चुनाव दर चुनाव वोट नहीं कर रहा हूंगा। ऐसे ही जो मरे हुए लोग हैं जिनको किसी भी कारण से रिवाइज करके हटाया नहीं गया है किसी मतदाता सूची से, तो अगर वो भी वहां एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो भी जब फाइनल मतदान का जो आउटपुट आएगा तो वो भी मतदान प्रतिशत गिरा हुआ नजर आएगा। तो बिहार में जो 57% या 58% या 59%, 60 तक जो आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहा है, मेरा ये मानना है कि ये जो रिवीजन हुआ है, अभी आप जब चुनाव के फाइनल फिगर्स आएंगे 2 फेजेस में, तो आप पाएंगे कि बिहार में मतदाताओं का जो वोटर प्रतिशत है वो 60 को क्रॉस कर जाएगा। पहली बार ऐसा होगा। दूसरा यह है कि जो विपक्षी दलों द्वारा यह कि ये नैरेटिव करने की कोशिश की गई है, जैसा कि अक्कू जी ने अभी बताया कि ये तो किसी का वोट मतलब किसी पार्टी विशेष को समर्थन करने वाले मतदाताओं, देखिए ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन की हो रही है। इसमें हर पार्टी के जो व्यक्ति हैं वो शामिल हैं। ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्शन कर सकता है जो एक मतदाता है, और पार्टी भी ऑब्जेक्शन कर सकती है कि किसी एरिया के वोटर को किसी भी स्तर पे हटाया गया है। तो ये तमाम सारे पाथवेज अभी खोले गए थे, और इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी ब्रीफिंग में भी ये चीज कही है कि हमने इस तारीख और अभी भी ये खुला हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उनको भी आप ये ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं कि आप मतदाता के रूप में हैं लेकिन आपका नाम जोड़ा नहीं गया जी। तो अगर 16,000, 18,000 या 20,000 की संख्या 7.5 करोड़ में आ रही है, तो आप खुद ये सोचिए कि जो ये एक हाइप बनाई जा रही है कि ये एक्सरसाइज ही पूरी गलत है, वो कहीं ना कहीं बहुत साफ सुथरी नहीं दिखती है। और दूसरा यह है कि पॉलिटिकल रीजन से ऐसा करना संभव है, ये पार्टियां कर सकती हैं जी। लेकिन अभी जैसे आप विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं 2025 में ही आप देख लें, जो लोकसभा चुनाव के बाद हुए हैं, तो उसमें हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ और झारखंड का चुनाव हुआ। ये हरियाणा, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र, इन चुनावों में जो पार्टी थी वो बीजेपी, उसने जो है अपने को एस्टेब्लिश किया है, लेकिन झारखंड में उसकी हार भी हुई है। वहां पे आप इस तरीके की चर्चा क्यों नहीं करते जी? ठीक। तो मुद्दा यह है कि जो एक पूरी तरीके से सरकारी एक्सरसाइज है उसको पॉलिटिकल रीजंस में कह देना ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है जी। लोकतंत्र में सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि मतदाता सूची साफ सुथरी हो, उसका शुद्धिकरण किया गया हो, उसमें फर्जी नाम ना हो, जो लोग संसार में नहीं हैं उनके नाम ना हो, और जो घुसपैठिए किसी दूसरे देश से आके भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं उनका नाम ना हो। और चुनाव आयोग ने यही पारदर्शिता करने की इस बार कोशिश की है मतदाता सूची में, और यह भी मौका दिया है जो पात्र मतदाता हैं वह अपना नाम अब भी जुड़वा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से 10 दिन पहले तक आवेदन दे सकते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। देवेंद्र जी, अगर मुद्दों की मैं बात करूं तो बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, एक तो जो ये सरकार चल रही है गठबंधन की, ये अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री के तौर पे अगर देखें तो नीतीश कुमार को अगर थोड़े बहुत टाइम पर गैप दे लें तो अदरवाइज उनको 2 दशक लगभग होने जा रहे हैं। तो पहला मुद्दा तो ये कि सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा है शासन को लेके, सुशासन को लेके, ठीक। तो इसी को बाद में कहते हैं कि अगर वो सरकार के खिलाफ जाता है तो कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत प्रबल थी। अगर आप एक पार्टी के रूप में देखें तो जेडीयू का जो प्रदर्शन है, जो मतलब सरकार में जिस पार्टी का इस समय मुख्यमंत्री है उसका प्रदर्शन 2010, 15 और 20 इसमें लगातार जो है वो डाउनफॉल आया है, ठीक। लेकिन उसकी जो अलायंस पार्टी है, बीच में 2015 में ऐसा हुआ था कि जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ नहीं थी, जेडीयू आरजेडी के साथ चली गई थी। तो आरजेडी और जेडीयू का अलायंस ने भी कुछ समय तक काम किया है और बीजेपी और जेडीयू का अलायंस को कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम मिला है।
तो एक तो मतदाताओं के सामने ये दोनों ही सरकारों के कार्यकाल का जो देखने का जो मौका रहा है वो रहा है। तो अब उसको कंपैरिजन करना है। तो एक तो सरकार का परफॉर्मेंस कैसा था, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, ठीक। सरकारी योजनाएं, बीजेपी जैसे जो कहती है कि ये डबल इंजन की सरकार है, अगर राज्य और केंद्र में सरकार एक ही होगी, एक ही पार्टी की होगी तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इसको भी जो वोटर हैं वो अपने को देख सकते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं जी। तीसरा है कि जो सरकारी योजनाओं के लाभ हैं वो जमीनी स्तर पे क्या लोगों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। रोजगार का मुद्दा एक जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। और बिहार जो है वो प्राकृतिक आपदा खासकर बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित होता रहा है। चुनावी वर्ष में अभी जैसे जो महीने बीते हैं उसमें भी रहेगा। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका जो निर्णय है, जिनके आधार पर वोटिंग का निर्णय जो है वो इस विधानसभा चुनाव की ये 2 चरणों में होगा। जी, जाहिर सी बात है, जब सुशासन की बात होती है तो जंगल राज की भी बात होती है। जाहिर तौर पर बिहार की जनता के सामने सुशासन का मुद्दा भी है और जंगल राज का मुद्दा भी है। लेकिन अक्कू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं मुद्दों की बात जब हम कर रहे हैं, घुसपैठिए का मुद्दा बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है, डेमोग्राफी बदल रहे हैं घुसपैठिए, बेरोजगारी का मुद्दा है, आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को? देखिए, हमें ये समझ लेना चाहिए ये चुनाव कलयुग में हो रहे हैं। कलयुग में हो रहे हैं का मतलब ये कि यहां चुनाव जब हो रहे हैं तो किसी की आपत्ति नहीं हो तो भी आपत्ति दर्ज कराने का हक है, और जो मुद्दे हो उनको डाइवर्ट करने का भी हक है। आप माने ना माने लेकिन उनका हक है, वो अपनी बात रखते हैं। चुनाव में ज्यादा तो आप उन्हें हरा देंगे और क्या करेंगे। तो हक तो है ही उनका कि वो गलत बताए किसी भी बात को, किसी सही बात को कोई गलत बताए। कोई शतरंज के बोर्ड पर कोई 2.5 घर चलता है, कोई 1 घर चल पाता है और कोई कहीं पे भी चल पाता है। तो वो जो कहीं पे जो चल पाता है और जो डिलीवरी कर देता है वो हाथी होता है। जो हाथी होता है तो हाथी कौन हो सकता है? अगर डिलीवरी कर सकता है, अगर कहीं पे भी चल सकता है तो सत्तारूढ़ दल होती है। और अड़ंगे कौन अड़ा सकता है? वो होता है घोड़ा। लेकिन घोड़ा मांद भी खाता है। तो वो राजा या तो बिल्कुल बेकार हो जाए, जो चल भी नहीं पाए, बता भी नहीं पाए। नीतीश कुमार जी को लेकर के उस तरीके की कुछ बातें बताई जाती हैं। लेकिन जब डिलीवरी का सवाल आता है, और वो डिलीवरी जिसने पिछले 20 साल बिहार में देखे हों, मैंने देखे हैं 5 का चुनाव, 10 का चुनाव, 20 का चुनाव, 15 का चुनाव, ये सब देखे हैं मैंने जी। तो वो दौर भी देखा है 5 के पहले वाले में, जब वहां पर बिजली की खपत पूरे बिहार राज्य में 600 मेगावाट होती थी, पूरे बिहार में। उसमें से पटना में 300 मेगावाट होती थी। आज की तारीख में नोएडा में 10,000 मेगावाट की है, सिर्फ नोएडा में। दिल्ली में 8,000 मेगावाट होती है। अब बिहार में जाके 3,000 पे पहुंची है। लेकिन उस दौर में जब 600 मेगावाट होती थी तो जिलों जिलों में जिस तरीके की त्राही त्राही मचती थी, जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने एक बल्ब लगा दिया, लोगों को लगा अरे बिजली आ गई, बिजली आ गई। उसी तरीके से जंगल राज का आलम यह था कि 6 बजे के बाद सचमुच महिलाएं नहीं निकलती थी। 2010 के चुनाव में मैंने खूब बड़ा दौरा किया, मैं वहीं था, कुछ साल वहीं रहा हूं, और तब देखा है तो लगता था कि बाप रे बाप। और महिलाओं को जो छूट मिली उससे वो ऐसा प्रफुल्लित हुई कि झोली भर भर के उनको वोट मिले। तो 5 और 10 में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, खासतौर से इस लिहाज से कि वहां बिहार की धरती 10 मंजिला गड्ढा नीचे थी। नीतीश कुमार ने पहले बार में 1 गड्ढा, 2 गड्ढा, 3 गड्ढा, 3 मंजिला तक तो ऊपर ले आए, फिर वो ढीले भी पड़े, लेकिन लगातार एक परफॉर्म करते रहे, बिहार की छवि को कोशिश करने के बनाने की कोशिश करते रहे। कई समस्याएं हो सकती, दुनिया में आज भी बेरोजगारी की समस्या है। रोटी कपड़ा मकान फिल्म जो है 50 साल पहले बनी थी, तब भी वही पैसे में रोटी मतलब झोले में पैसे ले जाते थे और उस किसमें आते थे हम सबको पता है। आज भी वही स्थिति है और आज से 50 साल बाद भी होगी, ये हमेशा होगा। लेकिन उससे ज्यादा ये है कि आप राजनेता कोशिश कैसे करते हैं। तो कोशिश के लेवल पे नीतीश कुमार ने अपनी कोशिश बहुत तरीके से की है और उसको हम सब समझ सकते हैं। हाँ, बिहार अभी भी
उद्योग नहीं है, ये सब जानते हैं जी। ये सब जानते हैं कि वहां पर चीजें अभी बहुत बदली नहीं है। लेकिन ये भी लोग बिहार के जानते हैं कि अगर जरा सी ढिलाई की गई तो जंगल राज ऊपर उसकी आवाज बिल्कुल बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार ये चालाकी भी करते रहे हैं, हर चुनाव में वो जंगल राज का वॉल्यूम धड़ पे बढ़ाते थे जी। 5, 10, 15, 20 इन सब में उन्होंने जंगल राज क्या बुरा हाल था किया, सचमुच दिखाया। और क्योंकि डर था, मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को नहीं पता तो मेरे बाप को पता होगा, मुझे पता होगा, तो सब चीजें कम्युनिकेट होती थी। बिहार में एक हिंसा भी, अपराधीकरण भी एक मुद्दा रहा है। जाहिर सी बात है, 20 साल पहले की बात की जाए या इधर की बात की जाए, ये मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा उठते हैं, क्योंकि बिहार की जनता के लिए रोजी रोटी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, उद्योग का मुद्दा, विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देवेंद्र जी, मेरा मुद्दा आपसे यह है कि बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी इस बार, चुनाव आयोग ने कहा है। कई नई पहल चुनाव आयोग ने की है ताकि मतदाता को सुरक्षित मतदान करने का मौका मिले। महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, सीनियर सिटीजन के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, चुनाव में पारदर्शिता रहे इसकी व्यवस्था की गई है। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? देखिए मनोज जी, मैंने कार्यक्रम में शुरू में ही कहा कि बिहार या किसी भी राज्य में जो चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मतदाताओं का पार्टिसिपेशन जो है, मतदाताओं की सहभागिता जो है वो चुनाव दर चुनाव बढ़ाई जाए। तो उसके लिए आपको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, उस तरीके की सुविधाएं आपको देनी होंगी। तो एक तो ये कहा कि जब किसी भी चुनाव की सफलता और असफलता का बहुत बड़ा निर्धारण इस बात पर भी होता है चुनाव जो है निष्पक्ष रूप से हुए हैं कि नहीं। तो बिहार ऐसा पहला स्टेट होने जा रहा है कि जिसमें सभी जितने मतदान केंद्र हैं उन पे सभी लाइव वेब टेलीकास्टिंग की व्यवस्था है, जिसमें चुनाव आयोग इस चीज को देख सकेगा कि चुनाव मतदान की जो रफ्तार है वो कैसी है, क्या वहां पे किसी भी व्यक्ति को मतदान की प्रक्रिया में कोई बाधा आ रही है, क्या किसी एजेंट द्वारा कोई बाधा डाली जा रही है, किसी अधिकारी द्वारा किसी पार्टी का पक्ष या इस तरीके की कोई बात नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बहुत अच्छा मूव है। इसके पहले भी बहुत सारे जो सुधार हैं वो किए गए हैं। जैसे काउंटिंग के लिए कहा था कि वीवीपैट एक मिलान की प्रक्रिया की जाए, तो वो भी चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है कि वीवीपैट का जो प्रयोग है वो चुनाव दर चुनाव लगातार बढ़ाया जाए। और कभी भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है, इस बार एक नई चीज ये भी की गई है कि पहले ये होता था कि जो पोस्टल बैलेट होते थे उनको बाद में काउंट किया जाता था। अब यह है कि ये पूरा सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट ही निपटाए जाएंगे, जिससे बाद में किसी विवाद की गुंजाइश जो है वो न रहे। तो चुनाव आयोग के जो प्रयास हैं वो बड़े ही व्यापक हैं और वो अपनी पिछली गलतियों से, या जिसे कहते हैं कि गलतियां न भी हों तो भी अगर कोई सुझाव के रूप में चीज आती है तो उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र के हित में है, मतदाताओं के हित में है, ये कह सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस बार देवेंद्र जी, अगर मैं बात करूं बिहार के चुनाव की, थोड़ी सी बात सियासत की भी कर लेते हैं। एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए है, लेकिन बीच में जन सुराज, क्या कुछ गुंजाइश है? देखिए, एक तो ये चीज है कि जनसुराज एक पार्टी के रूप में ये एक स्टेट का पूरा बड़ा चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि नई पार्टियां बनी और वो अलग अलग कारणों से बनी और फिर इसके बाद वो चुनाव में उतरी, फिर उन्होंने परफॉर्म किया, कुछ जगह अच्छा किया। दिल्ली इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक, कि वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। लेकिन प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी को चला रहे हैं, इसके पहले ये 2015 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए एक तरीके से चुनावी कंसल्टेंट के तौर पे जो महागठबंधन था उसको सर्विसेज दी थी और उस समय उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो देखिए, एक चुनाव की रणनीति बनाना और जनता से खुद जोड़ पाना, कि जैसे प्रशांत किशोर ने 2015 में चुनाव की रणनीति बनाई, वो किसके लिए बनाई, फेस कौन था, ये मुद्दा रखता है। लेकिन अब प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि वो अलग अलग विधानसभाओं में जाके अलग अलग लोगों से जाके लंबे समय तक मिलते रहे हैं, तो ये फाइनली वोट में कन्वर्ट होगा नहीं, ये देखने की बात है। कि एक जिसे कहते हैं कि उन्होंने ये दावा किया है कि हाँ, उनकी पकड़ जो है वो मतदाताओं के बीच बहुत बेहतर बनी है, तो उसका ये वास्तविक टेस्ट जो है, ये उपचुनाव में वो गए थे, उपचुनाव में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म उनकी पार्टी ने नहीं किया था
और शायद जो है वो जिस मुद्दे पे टिके रहने थे उन्होंने कैंडिडेट भी जो दूसरी जगह टिकट ना पाए थे उस टाइप का ले लिया था। तो अब ये इस बार एक परीक्षण होगा, लेकिन इसके बारे में कोई बहुत निश्चित मत अभी से दे पाना संभव नहीं है। जी, जाहिर सी बात है, लेकिन एक नजर जन स्वराज पार्टी पर, प्रशांत किशोर पर जरूर रहेगी। अक्कू जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार का एक दौर लोगों को याद है, जिस तरह का जातिवाद बिहार की राजनीति में है या पहले रहा है। अभी मुझे इसका जो आकलन है उसमें कितनी कम बढ़ हुई है वो तो खैर चुनाव में पता लग जाएगा, जातिवाद जिस तरह से बिहार में चलता है। लेकिन इस बार एक बदलाव मैं देख रहा हूं कि इस बार बात शिक्षा की हो रही है, स्वास्थ्य की हो रही है। जो बिहार के लोग हैं वो उद्योग पर भी बात कर रहे हैं। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर ने एक काम तो किया ही है। 3 साल में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर घूम करके ये बातें उठाई हैं। उन्होंने जाति के खिलाफ में बात की है, आंकड़े भी देने की कोशिश की है कि साहब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जाति वो नहीं है कि उनको इतना बड़ा उनको समर्थन मिल जाता, लेकिन मिला। तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार और अगर इनको भी नरेंद्र मोदी को समर्थन मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। मैंने तो ज्यादा बड़े तरीके से बात की। उन्होंने बिहार के हित की बात की, उन्होंने बिहार के युवाओं की बात की, उन्होंने बिहार की महिलाओं की बात की है, उन्होंने बिहार की संप्रभुता की बात की है, उन्होंने बिहार की पलायन रोकने की बात की है। मुद्दे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस बिहार में आपको याद होगा 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने जाति तोड़ो आंदोलन दिया था नारा, और हर आदमी रंजन, सहाय और अपनी जाति को हटा के हर आदमी बन गया था, कुमार बन गया था हर आदमी। लेकिन उसी बिहार में आज की स्थिति ये है कि जाति के नाम पे बहुत बड़ा समर्थन और विरोध होता है, आज भी होता है। तो क्या ये सच्चाई, क्या ये भ्रम टूट गया है लोगों में? जिस बिहार में जयप्रकाश नारायण को जेपी एक लाला है और बड़े नेताओं का साला है कह करके दुत्कारा गया बाद में, वो क्या आगे कौन किसके लिए क्या कहा जाएगा? ये बिहार की परीक्षा है कि क्या जाति जीतेगी, या ये होगा कि डिलीवरी जीतेगी, या ये होगा कि जो काम किया वो जीतेगा। देखिए, संभावनाएं तो बहुत सबके लिए बहुत होती है, सत्तारूढ़ दल के लिए ज्यादा ही होती हैं, विपक्ष के लिए भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन जहां कुछ काम नहीं हुआ हो वहां मैं देख रहा हूं 2005 में थोड़ा हुआ तो लोगों को लगा कि बड़ा भारी परिवर्तन आ गया, 2010 में और ज्यादा हुआ तो कहने लगे बड़ा भारी परिवर्तन हो गया, पर 15 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा हो गया बिहार में परिवर्तन, क्योंकि पूरे देश में हो रहा है तो वहां पे भी हुआ, तो लोगों को लगा कि हाँ बहुत बड़ा हो गया। तभी संभावनाएं बहुत हैं, बस बिहार को मुद्दों के साथ में वोटर जोड़ पाता है नहीं जोड़ पाता है ये देखना होगा। और महिलाएं बहुत बहुत बड़ा खेल करने वाली जी, जाहिर सी बात है महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में। नौजवान भी भूमिका निभाएंगे, युवा मतदाता भी भूमिका निभाएंगे, लेकिन जाति जनगणना का मुद्दा भी लोगों के सामने है। जाहिर सी बात है इस बार कई बड़े मुद्दे बिहार चुनाव का रुख तय करेंगे। अक्कू जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देवेंद्र शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।